सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा पर इसराइली हमले जारी, 65 फलस्तीनी शहीद, 7 अस्पताल बंद। महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशंस में कहा हमास का हुकूमत में नहीं होगा कोई रोल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल वाले ख्वाब को लगाया पलीता, कहा गजा में डील भी बेहद करीब। सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक एनेक्सेशन ठुकराया, फलस्तीनी अथॉरिटी को $90 मिलियन की मदद। गजा बना इसराइल का टेस्टिंग ग्राउंड, नए हथियारों से तबाही की इंतहा। हुथीस का जवाबी वार, क्लस्टर मिसाइल से तेल अवीव में मचाई दहशत। कोलंबिया का बड़ा ऐलान, फलस्तीन की आजादी के लिए ग्लोबल आर्मी बनाने की रख दी डिमांड। और ईरान ने कर दिया साफ, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं जाएगा छोड़ा। रूस के साथ नई न्यूक्लियर डील से बढ़ गया हौसला। करते हैं शो की शुरुआत। सबसे पहले कुछ अपडेट्स गजा फलस्तीन से जुड़ी हुई। गजा की मेडिकल सोर्सेस के मुताबिक कल सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम से कम 65 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ताज़ा बमबारी के बाद गजा सिटी के 7 और अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स बंद करने पड़े हैं। इसी दौरान फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को खिताब किया और कहा कि हमास का अगली हुकूमत में कोई रोल नहीं होगा गजा की, और उसे बाकी हथियारबंद ग्रुप्स के साथ ही अपने हथियार भी डालने होंगे। हमास ने इस बयान की सख्त मजम्मत की है। महमूद अब्बास ने दावा किया कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, फ्रांस और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर गजा के लिए एक अमन प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसे वर्ल्ड बॉडी का भरपूर सपोर्ट हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो टूक कहा कि वो इसराइल को वेस्ट बैंक कब्जाने की इजाज़त नहीं देंगे और गजा के मसले पर डील बेहद करीब है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने बताया कि अरब और मुस्लिम लीडर्स ने ट्रंप से मुलाकात में साफ कर दिया है कि वो वेस्ट बैंक एनेक्सेशन के सख्त खिलाफ है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद के लिए $90 मिलियन का फंड देने का भी ऐलान किया। गजा की ताज़ा तबाही और सियासी बयानबाजी दोनों मिलकर ये साफ कर रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि ताकत और सियासत दोनों की भी है। गजा को तबाही का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है और ये बनाया है इसराइल ने। गजा के लोगों का कहना है कि इसराइल वहाँ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। वो कहते हैं कि जैसे पूरे गजा को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है, ख़ास तौर से गजा सिटी को जिसे इसराइल कंट्रोल में लेना चाहता है। फ़लस्तीनी आवाम, यहाँ रहने वाले लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हर नया और ख़तरनाक हथियार गजा में आजमाया जा रहा है ताकि उसका नुकसान देखा जा सके। इसी सिलसिले में इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी में धमाके से भरे आर्मर्ड रोबोट्स भेजे। ये मशीनें रिमोट से चलाकर सीधा मोहल्लों के बीच ले जाई गईं और फिर इनमें ब्लास्ट कर दिया गया। अहमद ड्रीमली, जो इन धमाकों से बच निकले फ़लस्तीनी हैं, वो कहते हैं कि आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि दिमाग सुन्न हो गया। धमाका ऐसा था कि इंसान भी हिल नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, और उस वक्त मेरे जहन में बस यही सवाल था, क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ या नहीं। वो कहते हैं कि गजा में हिरोशिमा के न्यूक्लियर हमले जैसे, न्यूक्लियर जो बम हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था, वैसे धमाके किए जा रहे हैं, उनकी ज़ुबान में है। मतलब ऐसे मशरूम निकल रहा है धमाकों के बाद। दोस्तों, इसराइल के नए हथियारों ने गजा के लोगों की ज़िंदगी को दोज़ख बना दिया है और कोई देखने वाला नहीं। अभी सद्दाम हुसैन होते, गद्दाफ़ी होते तो UN पूएन सब जाकर वहाँ पर देख लेते, ओहो यहाँ पर ये हथियार यूज़ हो रहा है। ये जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में टांग अड़ाता रहता है, इसकी हैसियत नहीं है कि जाकर देखें इसराइल के क्या न्यूक्लियर वेपन और उसकी न्यूक्लियर साइट्स कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गजा के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ हो रहे हैं? नहीं, किया तो जा सकता है ना इन सवालों के साथ जांच को, कोई नहीं कर सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुन लीजिए। कह रहे हैं कि इसराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकता, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। यानी उनकी इजाज़त के बिना तो कर सकता है ना, या फिर जो कुछ अभी तक गजा और फ़लस्तीन में हुआ है वो ट्रंप की इजाज़त से हुआ है, क्या कह सकते हैं। साथ ही ट्रंप कह रहे हैं कि गजा में डील डन होने के भी पूरे आसार हैं। यानी ट्रंप ने एक तरफ इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने वाले ख्वाब को पलीता तो लगा दिया है वेस्ट बैंक वाली बात करके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा के मसले पर उनकी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई लीडर से अहम और अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस सिलसिले में कुछ
पॉजिटिव प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इसराइल को वेस्ट बैंक एनेक्स करने की, यानी इसराइल में वेस्ट बैंक को मिलाने की इजाज़त नहीं दूंगा, ये कभी नहीं होगा। ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल पर लगातार ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो गजा और वेस्ट बैंक दोनों को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, 75 साल में कोई कौम कितनी मजबूत हो जाती है, कहीं से मार खा के पिट कर आती है, वो आकर बसती है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर और फिर उन्हीं का पूरा मुल्क कब्जाने की बात करती है। वक्त किसी का भी पलट सकता है। इसराइलियों का पलटा, मतलब ज़ायनियों का, फ़लस्तीनियों का भी पलट सकता है और किसी का भी पलट सकता है। वक्त है, करवटें लेता रहता है। इसीलिए अगर आज आप ताकतवर हैं तो थोड़ा नरमी से पेश आइए, हर दिन एक सा नहीं होता। हूथीज ने कल सना पर हुए हमले के बाद कल रात ही इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला करने का दावा किया और उन्होंने दागी भी। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने आज सुबह ऐलान किया कि उनकी फौज ने इसराइल के तेल अवीव में हाइपरसोनिक मल्टी वॉर हेड, यही क्लस्टर मिसाइल होती है, मल्टी वॉर हेड, कई गोले लगे होते हैं, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 से सटीक मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया मल्टी वॉर हेड से। अंसारुल्लाह मूवमेंट के फौजी तर्जुमान याहिया सारी के मुताबिक निशाने बिल्कुल सही लगे। लाखों इसराइली आबादकार यानी कि सेटलर्स शेल्टर्स में भागकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए और तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट ठप पड़ गया, फ्लाइट्स रोक दी गईं। बयान में यह भी कहा गया कि यमन की एयर डिफेंस ने इसराइल की कई फौजी फॉर्मेशन रोक दी, कुछ को पीछे हटने पर मजबूर किया और कल यमन पर की गई दुश्मन की बड़ी चढ़ाई का जो एक बड़ा हिस्सा था वो नाकाम बना दिया गया। हालांकि कल हुए इसराइली हमलों में यमन में 8 लोगों की मौत हुई, 150 लोग के करीब जख्मी हुए हैं। इसी से पता चलता है कि यमन पर कल बड़े हमले हुए। भले ही वो हुथीज ये कह रहे हो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बड़ा हमला नाकाम कर दिया, बावजूद इसके बहुत बड़ा हमला हो भी गया, ये भी एक सच्चाई है जिसकी तस्वीरें आपने कल रात जो लेट नाइट मैंने एक शो दिया था उसमें देख भी ली होंगी। फिलहाल आईडीएफ की तरफ से वही बयान दिया गया है कि हमने हुथीज की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा लिया है। गजा के बेत हनून को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया, बस मलबा और धूल बाकी बची है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा के शुमाली इलाके बेत हनून को 100% तबाह कर दिया है। कहीं एक मंजिल का भी घर नज़र नहीं आ रहा। जारी वीडियो में साफ नज़र आता है कि आखिरी बचे हुए मकानात भी गिरा दिए गए हैं और अब पूरे बेत हनून में सिर्फ खाक का ढेर और मलबा बाकी है। ये खाक, ये मलबा हज़ारों लाखों लोगों के ख्वाबों और मेहनत का कब्रिस्तान बन गया है। ये खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए घर सिवाय मलबे के अब कुछ नहीं रह गए। इसका पूरा क्रेडिट इसराइल को जाता है। अब कोलंबिया का एक बड़ा बयान सुन लीजिए। हालांकि ये 1-2 रोज पहले दिया गया था, लेकिन अब इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। कहा गया है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक ग्लोबल आर्मी बनानी होगी। ग्लोबल आर्मी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में दिए गए अपने बयान में कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने दुनिया के मुल्कों से अपील की कि अब सिर्फ अल्फाजों और मजम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक इंटरनेशनल फौजी ताकत बनाई जाए जो फ़लस्तीन को इसराइली कब्जे से आज़ाद कराए। गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि कई मुल्क ऐसे हैं जो इस कदम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी कामयाबी का दारमोदार पूरी दुनिया की सियासी विल, पॉलिटिकल विल पर है। कोलंबिया के सदर ने यह भी मुतालबा किया कि गजा में जेनोसाइड के इल्ज़ामात झेल रहे लोगों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कटघरे में ले जाया जाए ताकि इंसाफ और जवाबदेही तय हो सके। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की वोटिंग सिस्टम में भी रिफॉर्म्स की मांग की ताकि कोई एक मुल्क अपनी मर्जी पूरी दुनिया पर ना थोप सके। ये वीटो वाला मसला है। अब इसके खिलाफ लोग आ रहे हैं कि पूरी दुनिया एक राय बनाती है कि फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए, आज़ादी की बात हो और उस पर वीटो हो जाए। हालांकि उस पर वीटो नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को नहीं पता, बता दूं, यूएनएससी
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 मेंबर, वो वीटो की ताकत रखते हैं जब मसला यूएनएससी में पास होने वाला हो। लेकिन जब सैद्धांतिक मसले होते हैं यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें पूरी दुनिया के मेंबर मुल्क बैठते हैं। वहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, 5, उनको वीटो पावर है। तो ये यूएनजीए के मसले वीटो नहीं होते हैं। खैर, बढ़ते आगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा और ईरान इसे जारी रखने पे अड़ गया है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल साफ है, शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है और ईरान का इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। महबूब है हमारा। इस्लामी के मुताबिक आईएईए पर वेस्टर्न मुल्कों के प्रेशर के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से सेफ गार्ड रूल्स के तहत चल रहा है और इससे हटने का सवाल ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि वेस्ट अंदर ही अंदर ये मान चुका है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों, हाल ही में ईरान और रशिया ने बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और छोटे कैपेसिटी प्लांट्स बनाने पर समझौता किया है। जाहिर है इस बयान के पीछे रूस से मिली ताकत का साथ भी बराबर नजर आ रहा है। एक आध खबर यहाँ से, और ये खबर है कि कल रात जब रजब तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को ये सजेस्ट किया कि हम तुम्हें F-35 फाइटर जेट्स पर जो हमने रोक लगा रखी कि तुम्हें नहीं देंगे, वो हम रोक हटा सकते हैं। F-35 तुम्हें दे सकते हैं क्योंकि तुम नेटो के अलाए हो हमारे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें रूस से तेल और गैस की खरीदारी रोकनी पड़ेगी। एक खबर और है जो शायद मुझे आपको रात ही बतानी चाहिए थी, लेकिन डिटेल्स उतनी नहीं थी, इनपुट था मेरे पास। वो ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। रियाद जो दारुल हुकूमत है, वहाँ अब किरायों पर 5 साल तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। किराए नहीं बढ़ेंगे, हाइक नहीं होगी। मतलब अब जो भी नया एग्रीमेंट होगा, जो पुराना एग्रीमेंट चल रहा है उसमें भी कोई एक रियाल का भी जो है वो किराया नहीं बढ़ेगा, चाहे कमर्शियल स्पेस हो चाहे रेजिडेंशियल स्पेस हो। तो वहाँ जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, जैसे कि हम भी रहे, किराया हर साल बढ़ता था। ये एक बड़ा अच्छा कदम है उनके लिए, क्योंकि अब जो है ना वो पैसा बहुत कमाने की सोचने लगे हैं। सऊदी भी, हर कोई सोचता है, तो लालच तो हर किसी के दिल में होता है। तो जो किराए पे उठाते थे अपने विलास वगैरह, पूरी बिल्डिंग्स, तो उन लोगों के लिए थोड़ा झटका और अच्छा है। और एक्सपेक्ट्स के लिए, उनके लिए ज़रा बड़ा फ़ायदेमंद ये चीज़ है। जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए भी है। 5 साल के लिए अब रियाद जो है कैपिटल, वहाँ कोई किराया नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।